नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काव्य प्रकाश का अध्ययन अत्यंत सरल भाषा में महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी परंपरागत रूप से अध्ययन नहीं किए हैं या जिन्होंने कभी काव्य प्रकाश जैसे अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ का अध्ययन किसी गुरु के समीप नहीं किया है, उनके लिए निश्चित रूप से काव्य प्रकाश के प्रश्नों को यूजीसी नेट या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में कर पाना थोड़ा क्लिष्ट है। इसलिए हम उसको काव्य प्रकाश के सरलीकरण के लिए एकदम सरल बनाने के लिए, जिससे जो नव प्रवेशी छात्र है जिसको अभी कोई परीक्षा देनी है, तो उसमें उस विद्यार्थी को किस प्रकार काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के जो प्रश्न हैं वो हल कर पाएगा। यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की कक्षा का विषय है काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास, एक संरचनात्मक विश्लेषण। इसको हमने स्लाइड के माध्यम से बनाया है, इसको आप देखिए। काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है वह किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसमें क्या-क्या है, ऐसी रूपरेखा इस वीडियो में प्रस्तुत की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं। एक सेकंड। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए जो भारतीय सनातन परंपरा है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भारतीय सनातन परंपरा में मंगलाचरण, मंगल विधान या किसी देव स्तुति का विधान किया गया है। काव्य प्रकाश ग्रंथ का निर्माण भी भारतीय सनातन परंपरा से संबंधित था। इसलिए आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया है। मंगल मतलब होता है स्तुति, और ऐसी स्तुति जो कल्याण को करे, उस कल्याण को करने वाला जो आचरण है वही मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण का तात्पर्य है कि किसी भी कार्य को पहले, कार्य के करने से पहले कोई देवता को उद्देश्य करके स्तुति करना ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ये हमने अन्य कक्षाओं में आपको पढ़ाया है। तो आप ज्ञान भूमि के जो एप्लीकेशन है उसमें आप यूजीसी नेट के बैच में काव्य प्रकाश ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन जो है वहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्थूल रूपरेखा बताई जा रही है, जिससे काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को पढ़ने में नवप्रवेशी छात्रों का ध्यान बढ़े, उनका इंटरेस्ट जगे। इसलिए इस कक्षा को थोड़ा सरल करके बनाया गया है। आप देख सकते हैं काव्य प्रकाश में सबसे पहले क्या किया गया है। ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति के लिए, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए क्या किया गया है, मंगलाचरण किया गया। तो मंगलाचरण का क्या क्या प्रयोजन है? ग्रंथारंभ में निर्विघ्नता, अर्थात ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में या ग्रंथ के अंत में निर्विघ्न ग्रंथ का निर्माण हो जाए, इस उद्देश्य से आचार्य मम्मट ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में क्या है? तो कवि भारती, कवि भारती, कवि की जो भारती है उसकी स्तुति की गई है। कवि की भारती अर्थात सरस्वती की स्तुति की गई है। डायरेक्ट रूप से आप कहेंगे कि काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में सरस्वती की स्तुति की गई है, तो यह प्रश्न गलत हो जाएगा। अगर विकल्प में कवि भारती और सरस्वती दोनों दिया है तो आपको कवि भारती वाले पे सही करना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कवि की जो भारती है उसकी स्तुति की गई है, उसके कुछ विशेषण दिए गए हैं। तो कवि की भारती का पहला विशेषण है नियतिकृत नियम रहिताम। नियति अर्थात होता है जो हमारा नियम है। नियति मतलब होता है अदृष्ट, नियति मतलब होता है जो व्यवस्था। उस व्यवस्था से रहित जो है, व्यवस्था के नियमों से जो रहित है, ऐसी कवि की भारती है। क्योंकि कवि की भारती में नायिका के मुख पर चंद्र का आरोप कर दिया जाता है कि उसका मुख चंद्र सा है। वस्तुतः मुख चंद्र सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं चांद सा रोशन चेहरा इत्यादि गीतों में भी कहा गया है। तो कवि की भारती क्या है कि व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है, ब्रह्मा का जो निर्माण है, उन नियमों से रहित है। तो कवि की भारती कैसी है? नियति के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए नियमों से रहित है, अर्थात स्वतंत्र है। ऐसी कवि की भारती है। दूसरा विशेषण दिया है ह्लादैकमयी, अर्थात जो आनंद स्वरूपा है, जिसमें दुख नहीं है,
अर्थात जो हमेशा आनंद को प्रदान करने वाली है, ऐसी कवि की भारती है। अनन्य परतंत्रा मतलब जो पराधीनता से रहित है। हम सब किसके अधीन हैं? सृष्टि के विधान के अधीन हैं। हमें आज पता है कि आज हम जीवित हैं, कल क्या होगा हमारे साथ ये हमें नहीं पता है। तो हम निश्चित रूप से अधीन हैं, चाहे हम अपने माता पिता के अधीन मान लीजिए, चाहे हम इस विधाता के अधीन मान लीजिए, कल का नहीं पता है क्या होगा। लेकिन ब्रह्मा के अतिरिक्त जो कवि की भारती है, कवि का जो निर्माण है, वह कैसा है? पराधीनता से रहित है, वह स्वतंत्र है। अपारे काव्य संसारे कविरे कह प्रजापति, है ना? इस संसार में कवि एक प्रजापति है, और जिसको उसको जो ठीक लगता है ना, वह वह अपने हिसाब से उसका निर्माण करता है। मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। यहाँ पर धरती में बेचैन होने का धर्म नहीं है, और बादल बादल में समझने का धर्म नहीं है। तो ये केवल कवि की कविता में ही आप देख सकते हैं। तो कवि की भारती कैसी है? नियति के नियमों से रहित है, अर्थात स्वतंत्र है, एकमात्र आनंद स्वरूप है, और पराधीनता से रहित है। नव रस रुचिरा अर्थात 9 रसों से युक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में क्या रस होते हैं? मधुराम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, 6 ही रस हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय और तिक्त। लेकिन हम कवि की सृष्टि की बात करेंगे तो कवि की सृष्टि में नवरस होते हैं, जो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक इत्यादि, जो हमने हिंदी में भी पढ़े हैं और संस्कृत में भी यही 9 रस हैं। तो कवि की भारती कैसी है? नियति के नियमों से रहित है, और क्या है? एकमात्र आनंद स्वरूप वाली है, दूसरों के अधीन नहीं है, पराधीनता से रहित है, 9 रसों से युक्त है, और नव रसों से युक्त ही नहीं, नव रसों से मधुर है। विस्तार से इसका पाठ एप्लीकेशन पे करा दिया गया है। यहाँ पर नव प्रवेशी छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिससे आप समझ सकें। तो काव्य प्रकाश के प्रारंभ में मंगलाचरण है। मंगलाचरण में क्या है? मंगलाचरण होता क्या है? तो ग्रंथारंभ में ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कोई निर्विघ्न ना आए, इसके लिए मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है। और उस मंगलाचरण में क्या किया गया है? कवि की भारती की स्तुति की गई है, जिसे हम सरस्वती भी कह सकते हैं। लेकिन विकल्प में कवि भारती और सरस्वती दोनों आ जाएगा, तो आपको कवि भारती ही सही करना है। तीसरा क्या है विशेषण उसका? तो बताया नियति के नियमों से रहित है, अर्थात स्वतंत्र है, एकमात्र आनंद स्वरूप वाली है, पराधीनता से रहित है। ठीक है। और क्या है? नवरस रुचिरा अर्थात 9 रसों से युक्त है और मनोहर है। तो ये काव्य प्रकाश के जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं, इनको आप यहाँ समझ लेंगे तो आपको काव्य प्रकाश के प्रारंभ में जो मंगलाचरण दिया गया है उसकी रूपरेखा समझ में आ जाएगी। और मंगलाचरण क्यों किया जाता है ये पहले ही बता दिया है कि किसी कार्य को बिना विघ्न के, बिना व्यवधान के कोई कार्य समाप्त हो जाए, इस उद्देश्य से हमारी भारतीय सनातन परंपरा में मंगलाचरण का विधान किया गया है। ठीक है। मंगलाचरण के बाद क्या है उसको देख लेते हैं। तो मंगलाचरण के बाद काव्य के प्रयोजन दिए गए हैं। अब भाई कोई व्यक्ति काव्य क्यों पढ़े? बिना प्रयोजन के किसी की किसी कार्य में प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। प्रयोजन अर्थात फल। अगर कोई कार्य करने से कोई फल नहीं मिलेगा तो कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। अरे भाई आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है, अब वहां जाने का कोई फल नहीं है, तो आप निश्चित रूप से उसमें प्रवृत्त नहीं होंगे। तो ये स्वाभाविक है। ठीक है। तो अब काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में आपने ये समझ लिया कि मंगलाचरण है, और मंगलाचरण का ये जो भाग है हम इसको समझ चुके हैं। इसके बाद है काव्य के प्रयोजन। अगर हम काव्य पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, काव्य पढ़ने का क्या फल है, ये हमको समझना है। तो उसे कहते हैं काव्य प्रयोजन। अगर हमें फल नहीं पता चलेगा, जैसे हमें जाना है किसी कार्य से, तो वो कार्य क्या है और उस कार्य को करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ये जब तक हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होगा तब तक हम उस कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन दिए गए हैं। तो वो जो प्रयोजन है उनकी संख्या 6 मानी गई है। अन्य शास्त्रों में जैसे आप साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो साहित्य दर्पण में वो 4 प्रयोजन है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल पद्यामपि। यहाँ पर 6 प्रयोजन बताए गए हैं। अब वो श्लोक जो है वो तो हमने विस्तार से आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है, यहाँ उसका संक्षिप्त रूप आप अत्यंत सरल भाषा में समझ सकते हैं।
तो काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे इत्यादि श्लोक है, और उसको यहाँ हिंदी में लिख दिया है कि काव्य से क्या क्या होगा। तो काव्य से यश की प्राप्ति होती है, काव्य से अर्थ की प्राप्ति होती है, काव्य से व्यवहार ज्ञान होता है, काव्य से शिवेतर की रक्षा, शिवेतर का नाश होता है, शिवेतर मतलब अमंगल का नाश होता है। और क्या होता है, काव्य से सद्यः पर निर्वृत्ति होती है, अर्थात काव्य पढ़ते ही परमानंद का अनुभव होता है। ठीक है। और काव्य का उपदेश कैसा होता है, तो कांता सम्मित उपदेश होता है। काव्य का जो उपदेश होता है वो अत्यंत सरल होता है, जिसको समझकर व्यक्ति उसी प्रकार का आचरण करता है। तो ये काव्य के 6 प्रयोजन हैं। ठीक है। जो काव्य, अब आपको ये समझना है कि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण के महत्वपूर्ण अंश क्या है ये बता दिए गए हैं। उसके बाद काव्य प्रयोजन है, मंगलाचरण काव्य प्रयोजन। मंगलाचरण के जो महत्वपूर्ण अंश है वो यहाँ पर हमने आपको विस्तार से बताए हैं। इसके बाद काव्य प्रयोजन में क्या क्या है, तो काव्य करने से क्या होगा, यश प्राप्त होगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम आदि 7 काव्यों की रचना की, तो उनको यश की प्राप्ति हो रही है, आदर के साथ उनको बोला जाता है। काव्य से अर्थ प्राप्ति होती है। तो कोई धावक कवि थे जिन्होंने रत्नावली नाटिका लिखा और श्री हर्षवर्धन राजा को दे दिया, तो उन्हें वहां से अर्थ प्राप्ति हो गई। इसको विस्तार से वहीं पढ़ाया गया एप्लीकेशन पे। व्यवहार का ज्ञान होता है, काव्य जब हम पढ़ेंगे तो राजादिगत उचित आचार का ज्ञान होता है कि हमें बड़ों के प्रति कैसे आचरण करना चाहिए, हमारा छोटे के प्रति क्या दायित्व है, तो इत्यादि व्यवहार ज्ञान है, ये भी काव्य की कथाओं को पढ़ने से हमें हो जाता है। अमंगल का नाश होता है। काव्य शैली में ही स्तोत्र लिखे गए, कभी कई आचार्यों ने लिखे, शंकराचार्य ने लिखे, इन्होंने मयूर ने लिखा। तो इन आचार्यों ने श्लोक लिखे किसके लिए, अपने अमंगल के नाश के लिए। हम स्तुति पाठ भी करते हैं, किस लिए करते हैं, कि हमारे जो जीवन में आने वाला अमंगल है उसका नाश हो जाए। तो वो स्तुति पाठ है, देवताओं की स्तुति है, जो उपमादि अलंकारों से, माधुर्य आदि गुणों से समन्वित श्लोकों में की गई है, उससे अमंगल का नाश होता है। ठीक है। और काव्य पढ़ते ही परमानंद का अनुभव होता है। आप काव्य पढ़ते हुए पढ़ेंगे, काव्य को देखेंगे, आप अपने जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव करते हैं कि आपको बहुत प्रकार का कष्ट है, क्लेश है। लेकिन अब जब आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई शॉर्ट वीडियो देखने लगते हैं फेसबुक पे, तो आपका ध्यान वहां से हट जाता है। तो काव्य से परमानंद का अनुभव होता है। और काव्य की एक शैली है, जैसे हम किसी को डांट के कोई काम से, गलत काम से रोकेंगे तो उससे निश्चित रूप से उसको क्लेश का अनुभव होगा। तो काव्य की शैली कैसी है, कांता सम्मित, स्त्री के समान उपदेश देने वाली। जैसे किसी स्त्री को कोई कार्य कराना होगा तो वह अत्यंत प्रेम से कहेगी। तो ये काव्य की शैली होती है। तो काव्य से हमें 6 प्रकार के प्रयोजन अर्थात फल की प्राप्ति होती है। अगर हम काव्य निर्माण कर लेंगे तो यह सब प्राप्ति होगी, काव्य निर्माण करने से अर्थ प्राप्ति होगी, और काव्य से अमंगल की भी, अमंगल का भी नाश हो जाएगा। और अगर हम काव्य पढ़ रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार ज्ञान भी होगा, परमानंद का अनुभव होगा, कांता सम्मित उपदेश का भी हमें ज्ञान होगा। तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में मंगलाचरण काव्य प्रयोजन का जो महत्वपूर्ण अंश है वो यहाँ बता दिया गया है। उसके बाद तीसरा बिंदु जो है वह है काव्य हेतु, अर्थात काव्य निर्माण के लिए क्या होना चाहिए। अब आपको घट बनाना है, और घट बनाने के लिए क्या चाहिए, लोहे का तो घट बनता नहीं है। हाँ, अब बनने लगा है, विषय अलग है, लेकिन घट हमेशा मृतिका से ही बनता है, मिट्टी से ही घट निर्माण होता है। तो घट निर्माण में मिट्टी क्या है, हेतु है। जब तक मिट्टी नहीं होगी घट नहीं बन सकता, ईंट नहीं होगी घर नहीं बन सकता। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का निर्माण करना है, उससे संबंधित सामग्री अगर आपके पास नहीं है तो वो चीज नहीं हो सकती। तो संबंधित वस्तु होती है, उसी को हम हेतु कहते हैं। ठीक है। तो काव्य निर्माण कैसे होगा, काव्य निर्माण करने के लिए 3 हेतुओं की आवश्यकता है, तो उसको यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। आप भूले ना, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। पहला बिंदु था मंगलाचरण, दूसरा काव्य प्रयोजन, इनको विस्तार से विगत स्लाइड में बता दिया गया है। तो काव्य हेतु मतलब काव्य निर्माण होगा कैसे, या काव्य को पढ़ने का सामर्थ्य कैसे आएगा। हर कोई थोड़ी काव्य पढ़ सकता। तो काव्य पढ़ने के लिए या काव्य का निर्माण करने के लिए सबसे पहला बिंदु है शक्ति। शक्ति अर्थात बुद्धि होनी चाहिए। शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत। ये हमने एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। शक्ति जो है वो कवित्व का बीज रूप है, संस्कार विशेष है, कि कोई मूर्ख व्यक्ति काव्य नहीं बना सकता। तो शक्ति होना सबसे पहला कारण है, सबसे पहला हेतु है। उसके बाद होता है व्युत्पत्ति।
शक्ति के बाद व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? काव्य निर्माण करने के लिए लोक और शास्त्र और काव्य का ज्ञान, ये व्युत्पत्ति होती है। तो शक्ति निपुणता को ही हम व्युत्पत्ति कहते हैं। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। कहीं कहीं व्युत्पत्ति आता है, कहीं कहीं निपुणता आता है। तो शक्ति और व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत, है ना। दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब लोक का ज्ञान। अब हम काव्य निर्माण कर रहे हैं, किससे किसका सादृश्य बताना है ना, इसका ज्ञान ही नहीं है। अब सफेदी का सादृश्य अगर हम अस्थिवत दधिवत चैव, हड्डी से करेंगे, दही से करेंगे तो समस्या हो जाएगा ना। सुंदरता के सादृश्य के लिए हमें चंद्रमा की चांदनी से ही उसकी तुलना करनी पड़ती है। तो व्युत्पत्ति का तात्पर्य है लोक का ज्ञान होना चाहिए। गलत चीजों में हड्डी की श्वेतता लेकर हम सुंदरता का वर्णन करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर लोक का ज्ञान नहीं है। उसके बाद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र के जो नियम है उनका ज्ञान होना चाहिए, काव्य का ज्ञान भी होना चाहिए। अर्थात पूर्व काव्यों को पढ़ने से, लोक के ज्ञान से और शास्त्र के ज्ञान से जो व्युत्पत्ति आती है या निपुणता जो होती है, वो भी काव्य काव्य सृजन में मूल हेतु है। ठीक है। अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है निरंतर प्रयास। आपने एक श्लोक बनाया, अब उस श्लोक में क्या कमियां हैं, कहाँ दोष है, किस प्रकार गुणाधान करना है, किस प्रकार अलंकार का नियोजन करना है, इस तरह का अभ्यास करिए। पौनः पुण्येन अभ्यास। तो काव्य हेतु कितने होते हैं? 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है। तो आपने अभी तक क्या समझा? मंगलाचरण, जिसके मुख्य बिंदु थे वो बता दिए। मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन, काव्य प्रयोजन के बाद तीसरा प्रथम उल्लास का प्रतिपाद्य विषय है काव्य हेतु। काव्य हेतु होते हैं 3, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और ये तीनों ही होने चाहिए। इसीलिए त्रयः क्या लिखा है? शक्ति, निपुणता, लोक, शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। हेतु वहां पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। विस्तार से समझना है तो आप एप्लीकेशन पे वीडियो देखिए, लेकिन यहां पर ये जान लीजिए कि काव्य सृजन में 3 हेतु होते हैं। ठीक है। बात हो गई मंगलाचरण की, काव्य प्रयोजन की, काव्य हेतु की। उसके बाद अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो काव्य निर्माण होगा। इसलिए काव्य लक्षण, शब्द और अर्थ का निर्दोष समन्वय किस प्रकार होता है उसको हम समझ लेते हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण किया है तददोषौ शब्दार्थौ। यहां आप देख सकते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। यहां अलग करके रखा गया है कि काव्य लक्षण में इतने ही शब्द हैं, इनको अलग करके इसलिए रखा गया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। तो तददोषौ का तात्पर्य है तत् अदोषौ। तत् मतलब तत् शब्द काव्य का परामर्शक है। तत् शब्द का क्या अर्थ है? काव्य। तो काव्य कैसा होता है? अदोषौ, दोष रहित होना चाहिए। सगुणौ, गुण सहित होना चाहिए। और क्या है? अनलंकृति पुनः क्वापि, कहीं कहीं स्फुट अलंकार रहित जो शब्दार्थ होते हैं उन्हें हम काव्य कहते हैं। दोषाभाव, गुणों का सद्भाव, और कहीं कहीं स्फुट अलंकार का अभाव होने पर भी शब्दार्थ को हम काव्य कहते हैं। तो शब्द और अर्थ दोनों में काव्यत्व है, ये बात यहां पर स्पष्ट है। मम्मट के अनुसार शब्दार्थौ काव्यम है। अब वो शब्दार्थौ कैसा है? दोष रहित होना चाहिए दोनों शब्दार्थ, गुण सहित होना चाहिए, और वैसे तो हर जगह अलंकार होना चाहिए शब्दार्थ में, लेकिन अगर कहीं अलंकार नहीं होगा तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। स्फुट अलंकार के विरह हो, स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, बस रस की प्रधानता है, रस होना चाहिए। ठीक है। तो काव्य लक्षण समझ में आ गया आपको। अब आगे देख लेते हैं। अब काव्य का इन्होंने लक्षण, अर्थात काव्य के लक्षण को कहते हैं काव्य का स्वरूप। काव्य किसे कहते हैं वो बता दिया इन्होंने। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है काव्य के भेद ध्वनि और व्यंग्यार्थ के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। मूल काव्य के भेद जो है, काव्य कितने प्रकार का होता है? जैसे मनुष्य कितने प्रकार का होता है? तो उत्तम मनुष्य, मध्यम मनुष्य और अधम मनुष्य। उसी प्रकार काव्य भी 3 प्रकार का होता है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। यही काव्य के मुख्य 3 भेद हैं, और व्यंग्यार्थ के आधार पर ही ये भेद किए गए हैं। अब व्यंग्य क्या होता है? तो व्यंग्य तो आप लोग ऐसे ही एक दूसरे पे टोंट कसते रहते हैं, यही व्यंग्य है। मतलब कोई बात सीधी न कहकर व्यंग्यात्मक कही जाए। जैसे हम कोई बात कहते हैं, जैसे ए रिक्शा इधर आओ, तो यहां पर रिक्शा में आने का सामर्थ्य नहीं है,
रिक्शा शब्द मुख्यार्थवादित है, फिर उसमें रिक्शा को चलाने वाला जो व्यक्ति है वो इधर आएगा, ये तात्पर्य होता है। इसी प्रकार हम दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें व्यंग्य होता है, व्यंग्यार्थ होता है, वाच्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है। तो जहां वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारकारी होता है उसको हम उत्तम काव्य कहते हैं। जहां बात घुमा कर कही जाए, डायरेक्ट बात, जो अगर हम किसी को डांट रहे हैं तो उसको डायरेक्ट गाली देकर डांटेंगे तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और हम कोई व्यंग्य मार देंगे, हाँ तुम बहुत बड़े विद्वान हो, तो इसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको उत्तम काव्य कहा गया है। मतलब जो सभ्य समाज होता है उसका एक कैरेक्टर होता है, वह कोई बात कहेगा तो उसको डायरेक्ट नहीं कहेगा, उसको कहने का एक लहजा होता है, तो इसलिए इसको उत्तम काव्य कहा गया है। और जहां पर व्यंग्यार्थ और व्यंग्यार्थ जो है वाच्यार्थ की तुलना में गौड़ अर्थात अप्रधान होता है। जहां पर कोई वाक्य प्रयोग किया गया वहां पर व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में गौड़ है और वाच्यार्थ की प्रधानता है, तो उसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। या फिर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में तुल्य कोटि है, मतलब दोनों बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं, मध्यम काव्य। इसके बाद आप देख सकते हैं अधम काव्य। अधम काव्य के विषय में क्या बताया जा रहा है, तो बोले अधम काव्य जो है उसे हम चित्र काव्य कहते हैं। ठीक है, वह दो प्रकार का होता है, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। इनके उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन जो है वो किया गया है, आप उसको वहां से पढ़िए। बस ये समझिए कि काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में क्या क्या है। मंगलाचरण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य का स्वरूप है और काव्य के भेद हैं। काव्य के भेद में तीन भेद दिए गए हैं। उत्तम काव्य, उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य भी कहते हैं, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, अधम काव्य को चित्र काव्य भी कहते हैं। अब यह पढ़ने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप 10 बार कोई बात पढ़ेंगे तब वो आपके दिमाग में बैठेगी। मैं आपको आज बता पा रहा हूं तो मेरे अंदर कोई शक्ति थोड़ी है, मैंने ये चीजें कई बार पढ़ी हैं तब बता पा रहा हूं, उसके बाद भी ये स्लाइड है। ठीक है, तो आप लोगों को ये दिमाग में बिठाने के लिए कई बार आवृत्ति करनी पड़ेगी। एकदम से ये शास्त्र है, समझ में तो नहीं आएगा, कितना भी सरलीकरण कर लें, फिर भी प्रयास ये किया जा रहा है अधिक से अधिक सरलीकरण हो जिससे आपको समझ में आए। तो काव्य के भेद के बाद आप एक बार यहां पर देखिए, इस स्लाइड में पूरा बताया गया है कि किस प्रकार, मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा, एक जूम करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अब दिखेगा। संपूर्ण अवलोकन, यहां से आप देख सकते हैं काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में क्या क्या है। मंगलाचरण है, काव्य प्रयोजन है। देखिए मंगलाचरण है, काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, काव्य लक्षण है, काव्य के भेद हैं। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, कवि की भारती की स्तुति की गई है और उससे कुछ विशेषण दिए हैं वो यहां पर लिखे हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं, ग्रंथ के आरंभ में इसलिए करते हैं क्योंकि जो ग्रंथ निर्माण हो रहा है, जिस पुस्तक का निर्माण हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, अर्थात कंप्लीट हो जाए वो बिना किसी व्यवधान के। उसके बाद काव्य का प्रयोजन बता दिया। तीन प्रयोजन ये हैं, यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, परमानंद और कांता सम्मित उपदेश, स्त्री के तुल्य उपदेश। ठीक है, उसके बाद काव्य हेतु, काव्य का निर्माण होने में क्या क्या होना चाहिए, मतलब काव्य निर्माण के लिए क्या क्या कारण लगेंगे। तो कारण शक्ति, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति को निपुणता भी कहते हैं, और अभ्यास। अब व्युत्पत्ति जगह निपुणता आ जाए किसी परीक्षा में और आप गलत करके चले आए तो ये तो आपकी मूर्खता का परिचायक होगा। व्युत्पत्ति ही निपुणता है। ठीक है, वो कैसे आएगी, लोक शास्त्र काव्य के ज्ञान से आएगी। काव्य लक्षण में क्या क्या है, तो काव्य में दिया है तत्शब्द, दिया है तत्शब्द का अर्थ काव्य है, वो कैसा होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। शब्दार्थ अर्थात वही शब्दार्थ जो है वो दोष रहित हो, गुण सहित हो, और कहीं कहीं स्फुट अलंकार का अभाव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो काव्य का लक्षण अर्थात काव्य का स्वरूप लक्षण है ये, ठीक है, एक स्वरूप लक्षण होता है, तटस्थ लक्षण होता है। तो सत्यम ज्ञानम ये सब वेदांत की बात है, यहाँ आप समझिए स्वरूप, काव्य का स्वरूप क्या है वो इस लक्षण के माध्यम से बता दिया गया है। काव्य के भेद बता दिए कि काव्य स्थूल रूप से तीन प्रकार का होता है, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो उत्तम काव्य में क्या होता है, वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार होता है। मध्यम काव्य में क्या होता है, व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में गौड़ होता है, या व्यंग्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों प्रधान होते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्येतु मध्यमम। ठीक है, अधम काव्य क्या है, शब्द चित्र है और अर्थ चित्र है। तो ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में
जो वर्णन किया गया है उसका यहाँ पर स्थूल रूप से यहाँ पर दर्शन किया गया। अब आपको क्या करना है, यहां से पहले स्थूल रूप से पढ़ लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन पे जो काव्य प्रकाश पढ़ा है उसको आप पढ़िए, और उसके बाद ये जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं इनको हल करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो काव्य प्रकाश को पढ़ने से हमारी परीक्षा में आएंगे और उनको हम आसानी से कर पाएंगे। तो पहला प्रश्न है, काव्य प्रकाशे कति उल्लासाः सन्ति। तो काव्य प्रकाश में कितने उल्लास हैं? तो यहां पर यह प्रश्न दिया गया है। उल्लास का तात्पर्य है कि काव्य प्रकाश की जो विषय वस्तु है वह है कई अध्यायों में विभाजित है। उन अध्यायों का नाम जो है वो उल्लास है। जैसे महाभारत में जो चैप्टर हैं उनको पर्व कहते हैं, साहित्य दर्पण में जो चैप्टर या अध्याय हैं उनको परिच्छेद कहते हैं। इसी तरह रसगंगाधर में आनंद है, और आप ध्वन्यालोक में जाएंगे तो वहां उद्योत है। मतलब ग्रंथ विभाजन का एक नाम है, आचार्यों द्वारा दिया गया है। हो सकता है वो जब एक विषय वस्तु का प्रतिपादन कर देते होंगे तो उसको आनंद होता, उल्लास का मतलब आनंद, और वो आनंद उनको होता होगा इसलिए उन्होंने एक विषय वस्तु का प्रतिपादन एक अध्याय में कर दिया, तो उसको उनको एक उल्लास हुआ होगा। इसी तरह उन्होंने 10 उल्लासों में काव्य प्रकाश की विषय वस्तु का विभाजन किया है। तो मम्मट के अनुसार मम्मट ने काव्य प्रकाश में 10 उल्लासों में अपनी विषय वस्तु को विभाजित किया, इसलिए काव्य प्रकाश में कति कितने, उल्लासाः सन्ति उल्लास हैं, तो इसका विकल्प बी सही होगा। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। ठीक है, इसी तरह एक प्रश्न यहां से आप समझ सकते हैं कि साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं। वहां उल्लास नहीं पूछेगा क्योंकि वहां पर चैप्टर अध्याय का नाम क्या है, परिच्छेद, तो वहां पर भी 10 परिच्छेद हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये देखिए प्रश्न जो है ना, यूजीसी नेट कोड 25 में दिसंबर 2010 में पूछा गया है। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, इससे कठिन प्रश्न भी आते हैं, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है, इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य प्रकाश से मंगल श्लोके कस्याः प्रशंसा कृता। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में किसकी प्रशंसा की गई है? तो अभी हमने यहां पढ़ा था, देखिए इस स्लाइड में, कि काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में कवि भारती की स्तुति की गई है। ठीक है, तो यहां से आप ये विकल्प कर देंगे। सरस्वत्या भी दिया है और कवि भारत्या भी दिया है, और हमने अभी आपको यहां बताया था कि सरस्वती और कवि भारती दोनों आएगा, तो आपके कवि भारती वाला विकल्प ही सही करना है। इस आधार पर इसका विकल्प सी सही है कि काव्य प्रकाश के मंगल श्लोक में कवि भारती की प्रशंसा की गई है। ये भी दिसंबर 2014 कोड 25 यूजीसी नेट में प्रश्न आया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न थोड़ा किया पूछा है, तीसरा प्रश्न, इहा विधेयम सब प्रयोजनम इत्याह। अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब काव्य प्रकाश का जो मूल अध्यापन कराया गया है, मूल अध्ययन जो हम लोगों ने किया है ज्ञान भूमि के चैनल पर, उस पे आप जाएंगे। ज्ञान भूमि का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे देखेंगे तो वहां पर काव्य प्रकाश का मूल अध्ययन कराया है। काव्य प्रकाश के प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक अक्षर का अध्ययन कराया गया है जो आपके यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगा है। तो वहां पर ये पंक्ति आप पढ़ेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। प्रयोजन का वर्णन करने से पहले मम्मट लिखते हैं, इहा विदेहम सब प्रयोजनम इत्याह। अब यहां ये नहीं पूछा है, अब यहां पूछा है अत्र। अत्र अर्थात इस वाक्य में इह इत्यस्य अभिप्रायः। इह इह अर्थात इस इह शब्द का क्या अभिप्राय है, इह शब्द का क्या तात्पर्य है? तो जब आप इसको पढ़ेंगे मूल में तो लिखा है इह मतलब अस्मिन काव्ये अस्मिन ग्रंथे अभिधेयम। अभिधेयम अर्थात प्रतिपादनीयम यत् वर्तते, मतलब जिसका वर्णन करना है। अभिधेय मतलब किसका वर्णन करना है, काव्य प्रकाश में किसका वर्णन होगा, तो काव्य का। सब प्रयोजनम, प्रयोजन के साथ कह रहे हैं, ये बात यहां पर इस शब्द की हुई। यह मतलब इस ग्रंथ में अविधेय अर्थात काव्य को प्रयोजन के साथ आह अर्थात कहते हैं। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है। यहां पूछा है अत्र इह इत्यस्य अभिप्रायः। इह इत्यस्य अभिप्राय, इह पद का क्या अर्थ है? तो काव्य शास्त्रम नहीं, काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है,
लेकिन काव्य प्रकाशम क्यों लिखा है यहाँ पे, काव्य प्रकाशा होना चाहिए। ठीक है, ये टंकड़ अशुद्धि है, तो काव्य प्रकाशा करिए यहाँ पे। तो यह अर्थात काव्य प्रकाशः, हाँ, काव्यादर्शम, काव्यादर्शा होना चाहिए। ठीक है, और साहित्य दर्पणम, साहित्य दर्पणम भी होता है, साहित्य दर्पणा भी होता है। ग्रंथ अर्थ में जब व्युत्पत्ति करेंगे, अब ये विषय थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा प्रारंभिक कक्षा के लिए। तो ये विकल्प दिए हैं कि यह शब्द से क्या हम लें, काव्य प्रकाश लें, काव्य शास्त्र लें, काव्यादर्श लें, या साहित्य दर्पण लें। तो ये जो पंक्ति है वो मूल रूप से काव्य प्रकाश की है, इसलिए इसका विकल्प बी सही होगा, काव्य प्रकाशः। यह शब्द सा तात्पर्य यहाँ पर काव्य प्रकाशः। ठीक है, काव्य प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, तीसरा चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। काव्य प्रयोजनेषु मम्मटेन अधोलिखितेषु किम पदम न गृहीतम। ठीक है, काव्य प्रयोजनों में मम्मट ने निम्नलिखित में से कौन सा पद अर्थात शब्द नहीं लिया है। तो काव्य प्रयोजन जब आपको याद होगा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये, यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये सद्या पर निवृतये और कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये 6 शब्द दिए हैं, 6 पद दिए हैं, 6 वाक्य दिए हैं, ये भी कह सकते हो। इन 6 वाक्यों में इन 4 विकल्पों में कौन सा नहीं है। यशसे है, अर्थकृते भी है, और शिवेत रक्षतये भी है। तो इसका विकल्प ए सही होगा कि मुक्तये जो है वो काव्य प्रयोजन में नहीं आया है। यही पूछा है कि काव्य प्रयोजनों में आचार्य मम्मट ने निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं दिया है। ठीक है, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, मुक्तये। ये भी यूजीसी नेट 73 कोड से पूछा गया है 2017। अब 73 कोड से आप लोग कंफ्यूज मत होना, संस्कृत 2 पैटर्न से हम लोग पढ़ते हैं, एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। मॉडर्न को हम कहते हैं एमए, और ट्रेडिशनल को हम कहते हैं साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य इत्यादि। ठीक है, तो 73 कोड जो है वो साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य से जो यूजीसी नेट का पेपर होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मम्मटाचार्येण कति काव्य प्रयोजनानि प्रतिपादितानि। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है काव्य के 6 प्रयोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रयोजन। तो इसका विकल्प ए सही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। यूपी पीजीटी 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। मम्मटाचार्येण, मम्मटाचार्य के द्वारा कति काव्य प्रयोजनानि प्रतिपादितानि, मम्मटाचार्य ने कितने काव्य प्रयोजन प्रतिपादित किए हैं। तो यहाँ पर विकल्प 6, विकल्प ए 6 सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य प्रकाशानुसारम काव्य प्रयोजनम किम अभीप्सितम भवति। ठीक है, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजन में, अब ये थोड़ा सा विकल्प जो है ना, यूजीसी नेट कोड 25 से पूछा है, सितंबर 2020 से। थोड़ा कठिन प्रश्न नहीं है, बस ऑप्शन कठिन बना दिया है कि काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजन में इन 4 में से कौन से 2 जोड़े हैं जो सही बैठेंगे। किम अभीप्सितम भवति, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजन में क्या अभीप्सित है, क्या अभीप्सित होता है। तो शक्ति काव्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है, यश काव्य प्रयोजन है, व्यवहार भी काव्य प्रयोजन है, और निपुणता भी काव्य प्रयोजन नहीं है। यहां आप देखेंगे, देखिए काव्य प्रयोजन में यश आया है और व्यवहार भी आया है, शक्ति और निपुणता नहीं आया, क्योंकि शक्ति और निपुणता जो है काव्य के हेतु में पूछा है, कारण में। ठीक है, तो शक्ति यहां हो गया, व्युत्पत्ति यहाँ, व्युत्पत्ति कोई निपुणता हम आपको बताए थे पढ़ाते समय। तो शक्ति और निपुणता काव्य प्रयोजन में अभीप्सित नहीं है, और बाकी यश और व्यवहार ज्ञान, बी और सी विकल्प सही है। तो बी और सी, बी एवं सी, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए भी होगा नहीं, क्योंकि ए में शक्ति है और यश है, शक्ति हेतु है, यश प्रयोजन है। इसी प्रकार बी सी तो है ही सही। सी डी क्या है, सी में व्यवहार है प्रयोजन, और निपुणता है हेतु। ए और डी में दोनों हेतु ही है, इसलिए विकल्प वी सही है, बी और सी। यश और व्यवहार ज्ञान जो है वो काव्य प्रयोजन में अभीप्सित होते हैं। 6वां प्रश्न था, नेक्स्ट देख लेते हैं। काव्य प्रयोजनानि काव्य प्रकाशानुसारम यथाक्रमम योजयत। यथाक्रमम योजयत का तात्पर्य है कि काव्य प्रयोजन जो काव्य प्रकाश में दिए गए हैं उनका श्लोक क्या है। अब वो श्लोक जब आपको याद होगा तब आप इसको कर पाएंगे, इसीलिए ग्रंथ की आवृत्ति भी करनी पड़ेगी, केवल ये सामान्य अध्ययन से काम नहीं चलेगा। तो काव्य प्रयोजनानि काव्य प्रकाशानुसारम, काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य प्रयोजनानि
यथा क्रमम योजयत, जिस क्रम में वहां दिए गए हैं उसी क्रम में यहाँ पर लगाने हैं। ये 4 विकल्प हैं इनमें। फिर उसके बाद यहाँ पर समुचितम विकल्पम चुनुत, सही विकल्प का चयन करना है कि किस क्रम से कौन आएगा। तो अगर आपको कारिका याद होती है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे, तो यशसे हो जाएगा नंबर 1 पे, अर्थकृते नंबर 2 पे हो जाएगा, व्यवहार विदे नंबर 3 पे हो जाएगा, और शिवे तरक क्षतय हो जाएगा नंबर 4 पे। तो वी हो जाएगा यहां पर। देखिए एक ही में बनेगा कॉम्बिनेशन। अगर आप विकल्प बी देखेंगे तो बी नंबर 1 पे है, उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, अर्थकृते ए, उसके बाद नंबर 3 पे व्यवहार विदे, और नंबर 4 पे डी शिवे तरक क्षतय। तो ये केवल क्रम बनाना है, यश से अर्थकृते, मतलब उस श्लोक में किस क्रम से आया है। सबसे पहले यश आया है, फिर अर्थकृत आया है, फिर व्यवहार विद आया है, उसके बाद शिवे तरक क्षति शब्द से अंत में आया है। पहले कारिका में जो कारिका है काव्य प्रयोजन की, उसके प्रथम द्वितीय पाद में ये चारों काव्य प्रयोजन निर्दिष्ट किए गए हैं। तो ये विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यूजीसी नेट कोड 25 जून 2023 में पूछा है। आजकल इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप स्थूल अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा क्लिष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करिए, एक नहीं 10 बार देखिए कोई चीज, 10 बार पढ़िए तो अपने आप हो जाएगा। ये देखो यहाँ पुजे लिख दिया है, यूजे होना चाहिए। हमारे टाइपिस्ट भाई साहब भी कर देते हैं खेला। ठीक है, काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजना नाम समुचितम क्रमम चिनुत। सेम प्रश्न है, काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन का क्रम चुनना है। अब इसमें यश से नहीं दिया है और सब दिए हैं, थोड़ा और कठिन बनाने के लिए। तो काव्यम यशसे अर्थकृते, दूसरे नंबर पे आता है अर्थकृते। तो यहाँ पे यशसे नहीं, तो इसको नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक क्षतये, यहां मिल गया, और सद्य परनिर्वृतये और कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ठीक है, ये क्रम है इसमें। अब यही क्रम यहां पर ढूंढना है, तो सी नंबर 1 पे होगा, तो सी विकल्प में ही देखिए सी। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे है ए, ठीक है ये भी है, उसके बाद 3 नंबर पे है ई, ये भी सही है, और नंबर 4 पे है बी, और नंबर 5 पे है डी। तो विकल्प सी सही होगा कि काव्य प्रकाशस्थ जो काव्य प्रयोजन का क्रम है वो अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्य परनिर्वृतये और कांता सम्मित तयोपदेश युजे, ये क्रम सही होगा। देखने में प्रश्न कठिन लग रहा है, लेकिन साहित्य के विद्यार्थी इसको आराम से कर सकते हैं, अन्य विषयों के विद्यार्थी भी कर पाए, इसी प्रयोजन से ये कक्षा यहाँ पर आयोजित की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये यूजीसी जून 2000 यूजीसी नेट 2024 में जून में पूछा है। उसके बाद देख लेते हैं, काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजनानि अवरोह क्रमेण स्थापयत। अवरोह क्रम मतलब विपरीत क्रम में, सबसे लास्ट वाला पहले रखना है इसमें। ठीक है, एक ही जैसा प्रश्न कई प्रकार से पूछा जा रहा है, भाई कंपटीशन है। अब प्रश्न को कठिन बना, प्रश्न तो उतने ही बनेंगे जितने हैं जो ग्रंथ में पठितांश है, उससे ही तो प्रश्न बनेंगे। अब उनको प्रश्नों को कठिन बनाने के लिए जो प्रश्न सेट करने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं वो सेट करते हैं कठिन रूप से। अब देखिए, काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रकाश ग्रंथ में काव्य प्रयोजनानि काव्य के प्रयोजनों का अवरोह क्रम स्थापयत, अवरोह क्रम से स्थापना करिए, मतलब लास्ट वाला सबसे पहले। ठीक है, तो यश से सबसे लास्ट है तो इसको 4 अभी है ना, 1 2 3 4, यश से सबसे पहले है तो इसको 4 लिख लेते हैं। अर्थकृते इसमें दिया नहीं है, व्यवहार विदे 3 कर लेते हैं। ठीक है, फिर है शिवेतरक्षतये, इसको 2 कर लेते हैं, और सद्य पर निर्वृतये इसको 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे लास्ट में है सद्य परिनिर्वृतये, अवरोह क्रम में रखना है तो सी पहले नंबर पे आएगा। सी इसमें भी है, ए विकल्प में भी है और बी में भी है। उसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या है, डी, तो दोनों में डी है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन भी कठिन है। तो सी डी दोनों ही है, ए बी दोनों सही आ रहा। अब केवल यहां देखना है, तो यहां पर तीसरे नंबर पे है ए और बी जो है वो चौथे नंबर पे है, तो ये वाला विकल्प बी सही हो जाएगा कि अवरोह क्रम से। सबसे पहले आप क्या करिए ना, लिख लीजिए पेपर में, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये, जब लिख लेंगे तो करने में आसानी होगी कि सबसे पहले यशसे है तो इसको सबसे बाद में ले जाना है, तो बी सबसे बाद में हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना सरल प्रश्न भी है।
अगर आप अवरोह क्रम की बात करेंगे और आपको यशसे याद आ गया तो सबसे पहले यशसे है, तो ये वैसे ही सही हो जाएगा और बी किसी भी विकल्प में नहीं है, केवल बी में ही है। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी सही है। उसके बाद देख लेते हैं शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् इति हेतुस्तदुद्भवे काव्य प्रकाशतः रिक्त स्थानम पूरयत। अब यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यह आपको कारिका याद होगी तो हो जाएगा शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास। इसका विकल्प ए सही है। आप थोड़ा अभ्यास करेंगे तो आपको हो जाएगा। यूजीसी नेट ये 2000 दिसंबर 2015 में पूछा है, सारे नेट के ही प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः इति काव्य प्रकाशे प्रथमोल्लासे किम अधिकृत्य लिखितम्। त्रयः समुदिता न तु व्यस्ताः, ये काव्य प्रकाश के वृत्ति भाग में आया है। अब ये किस में आया है, तो काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण ही भी है, प्रथम उल्लास में काव्य भेद का भी वर्णन किया गया है और काव्य फल अर्थात काव्य के प्रयोजन का भी निर्देश है। तो ये त्रयः समुदिता न तो व्यस्ता वाली जो बात है वो काव्य हेतु के विषय में कही गई है, इसलिए विकल्प इसका सी सही है। ठीक है, ये भी 2018 जुलाई में पूछा गया है। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यासम इति हेतु सदुद्भवे, यहाँ पे भ्यासम नहीं होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु तदुद्भवे, काव्यज्ञ काव्य को जो जानते हैं और उनकी शिक्षा और अभ्यास से इति हेतु तदुद्भवे इयम उक्ति ही कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतास्ति। तो अभी हमने काव्य प्रकाश का अध्ययन किया इसलिए काव्य प्रकाशात इसका विकल्प सही होगा। ऐसे तो आप कर देंगे लेकिन ये परीक्षा में आएगा तो इस पंक्ति का जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का मूल अध्ययन कई बार नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो काव्य प्रकाशात उद्धृतास्ति ये भी 2013 सितंबर में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इति हेतु सदुद्भवे इति कस्य मतम। इति हेतु सदुद्भवे ये काव्य प्रकाश के काव्य हेतु कारिका का अंतिम भाग है। तो काव्य प्रकाश के लेखक कौन है, मम्मट, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। जून 2012 में पूछा है। ठीक है, जगन्नाथ का है नहीं, उन्होंने रसगंगाधर लिखा है। हेमचंद्र का भी नहीं है, बाघभट्ट का भी नहीं है, इसलिए इति हेतु सदुद्भवे जो ये कथन है ये मम्मट का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इति हेतु सदुद्भवे काव्य निर्माण विषय कस्य मतम, ये रिपीट हो गया है, इसका विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ये इति हेतु सदुद्भवे इति उद्धृतः अस्ति। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया कि ये जो कारिका अंश है, कारिकांश है, ये किस ग्रंथ का है, तो ये काव्य प्रकाशात। अब काव्य प्रकाश के लेखक मम्मट। एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जाता है। तददोषौ शब्दार्थौ सगुणालंकृति पुनः कापि इति अनेन संबद्धः आचार्यः अस्ति मम्मटः। ये मम्मट का काव्य लक्षण है, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। 2000 दिसंबर में पूछा गया है। ठीक है, अनलंकृति पुनः कापि इति केन उक्तम, अनलंकृति पुनः कापि ये किसने कहा है, तो ये मम्मट का काव्य लक्षण है, उसका अंतिम भाग है, इसका भी यही विकल्प सही हो गया। ठीक है, काव्य प्रकाशस्थ काव्य लक्षणे अनलंकृति पुनः कापि इत्यत्र अनलंकृति इति पदे किम लिंगम किंच वचनम। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, इसको ऐसे समझिए। अनलंकृति शब्द है, क्या शब्द है, अनलंकृति। अनलंकृति शब्द कैसे बनेगा इसको देख लेते हैं। कृति शब्द है, कृति। अब कृति शब्द क्या है, स्त्रियां इक्तिन से इक्तिन प्रत्यय है। ठीक है, तो कृति शब्द में स्त्रीलिंग है तो निर्धारित हो गया। अब दो विकल्प हैं, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग द्विवचन। अब यहां पर क्या करना है, ठीक है, अभी आपाततः ऐसा लग रहा है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम देखेंगे शब्दार्थों का विशेषण है, शब्दार्थौ पुल्लिंग है, तो यलिंगम यद्वचनम याच विभक्ति विशेष्यस्य तल्लिंगम तद्वचनम साच विभक्ति विशेषणस्य, एक नियम है। इसको व्युत्पत्तिवाद में भी कुछ कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर अलंकृति में कृति शब्द है, कृति में अलम उपसर्ग लग गया है तो अलंकृति हो जाता है, और न अलंकृति इति अनलंकृति हो जाता है, तो रूप चलेंगे अलंकृति अलंकृति अलंकृतयः। ठीक है, हरे हरि हरयः, तो ये पुल्लिंग द्विवचन है क्योंकि ये शब्दार्थों का विशेषण है। हाँ, स्वतंत्र रूप से इसको देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन अगर हम शब्दार्थों का विशेषण मानेंगे तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसमें पुल्लिंग एक वचन पुल्लिंग द्विवचन भी पूछा है, स्त्रीलिंग द्विवचन भी पूछा है। अगर शास्त्रार्थ करेंगे तो स्त्रीलिंग द्विवचन भी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर
शब्दार्थों का विशेषण मान रहे हैं, इसलिए पुल्लिंग द्विवचन ही मानेंगे। ठीक है, तो ये 2024 में पूछा है, थोड़ा विवादित प्रश्न है, लेकिन आचार्य लोग क्या करते हैं, ये तो उनकी मति है। क्या यूजीसी जो नेट है, यूजीसी संस्था है, वो क्या मानती है, उस पे विचार, उसके विचार पे डिपेंड करता है। मम्मट के अनुसार काव्य के प्रमुख भेद होते हैं। तो मम्मट के अनुसार काव्य के प्रमुख भेद कितने होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। उत्तम, मध्यम, अधम, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, चित्र काव्य। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20। मम्मटानुसारम अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये किम काव्यम भवति। अब मम्मट ने 3 काव्य के भेद बताए हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उनके लक्षण है, उनमें जो मध्यम काव्य है उसका ये लक्षण है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम। अब ये कारिका याद होगी तो आप विकल्प सी 1 सेकंड में सही करेंगे। ठीक है, रैपिड क्वेश्चन करा रहे हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको करने में आनंद आए। दिसंबर 2012 में पूछा गया है। काव्य स्वरूपम इदम, इनमें से काव्य का स्वरूप क्या है। तो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः कापि, ये काव्य का स्वरूप है। इदम उत्तम मत्सैनी व्यंग्य वाच्या ध्वनिर्बुधई कथितः, ये उत्तम काव्य का स्वरूप है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्य तु मध्यमम, ये मध्यम काव्य का स्वरूप है। तात्पर्यार्थोपि केषुचित्, ये जो है अभितान्वयवादियों का सिद्धांत का जो मूल सूत्र है उसको यहाँ पर टंकित किया गया है। अभितान्वयवादी क्या है, इनको आप काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास प्रारंभ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो काव्य का स्वरूप क्या है ये यहाँ बता दिया गया है। इस प्रकार यहाँ 21 प्रश्नों के माध्यम से आज का जो काव्य प्रकाश का ये जो संरचनात्मक विश्लेषण है इसको भी समझ लिया, और हमने काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से संबंधित 21 प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। आप भी अपना स्वतः मूल्यांकन करें और देखें आप कितना कर पा रहे हैं, जिससे आपको अपने मूल्यांकन के बारे में ज्ञान होगा और आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।